बड़ा क्राइम है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये झूठे कानूनों पे हम भरोसा नहीं करते। राजनीतिक लड़ाई में हम पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे तो कभी कभी महसूस होता है कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, अभी भी कठपुतली बना हुआ है सिस्टम का, क्योंकि ये सिस्टम वाकई में हमें नचा रहा है, हमें अपने अनुसार चला रहा है। और उस बिटिया का जो चरित्र हनन मीडिया में किया गया, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धब्बा ये लगा रहे थे अपने देश पर। और कहता है कौन सीमा है, अपनी सीमा में रहें, दायरे में रहें, मैं देख लूँगा, दिल्ली का वकील हाथरस में केस नहीं लड़ सकता। मैंने कहा मैं दिल्ली की नहीं, अपने देश की नागरिक हूँ, और तुम कौन हो रोकने वाले? अगर ये न्याय की लड़ाई लड़ने में मेरी जान भी चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि मेरे देश की आबादी 49% महिलाओं की ये डिग्निटी, उनकी फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता, हर चीज़ का ये सवाल है। सबसे पहले मैं अभिरामी जी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी, जिसको लोगों ने रात के समय 2:30 बजे जला दिया। जब मैं वो वीडियो देख रही थी उस समय मैं वहाँ नहीं थी, हालांकि उस केस को मैं पहले से ही फॉलो कर रही थी। भारत में जहाँ पर भी क्राइम होता है, हमारी कोशिश होती है कि किसी न किसी माध्यम से अगर मेरे तक पहुँचता है तो मैं उस जगह नहीं पहुँचती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो जो थाना है वहाँ पर एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनसे बात करूँ, उनसे मैं स्टेटस मांगूँ कि केस में क्या हो रहा है। वैसे ही मैं अपनी मनीषा के केस में कर रही थी। मैं यहाँ नाम ले सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। परिवार को दबाने के लिए आपने कानून बना दिया कि पीड़िता का जो नाम लेगा वो क्राइम कर रहा है। जो बड़ा क्राइम है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये झूठे कानूनों पे हम भरोसा नहीं करते। रात में जब वो मैं वीडियो देख रही थी, 29 तारीख को मैं मनीषा से मिलने जाने वाली थी सफदरजंग अस्पताल में। 28 तारीख को मैं फेसबुक पर लाइव आई थी। पता चला मुझे एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मनीषा की डेथ हो चुकी है। मैं नहीं मानती कि उस बेटी की ये डेथ ऐसे ही हो गई। डेथ शब्द नहीं है, वो मर्डर है, वो सिस्टम के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मर्डर है जो 4 लोगों ने गैंग रेप किया। जब वो 2:30 बजे रात को उस बेटी को जलाया जा रहा था तो वो सिर्फ मनीषा की डेड बॉडी नहीं थी, हमारे देश के दलित समाज के नागरिकों की आइडेंटिटी, उनकी गरिमा को जला रहे थे आप। हमारे देश की 49% महिलाओं की आबादी की गरिमा को जला रहे थे आप। किस लिए जला रहे थे? सच को छुपा सकें। किस लिए जला रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर का झूठा बहाना बना करके कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उन भाइयों को जो दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के बाहर और पहले दिन से उस बिटिया के जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। सैल्यूट करती हूँ मैं उस परिवार को। हालांकि मैंने उस परिवार की आंखों में देखा है, जब मैं पहली दिन वहाँ पर गई थी मुझे नहीं जाने दिया, एडीएम से झगड़ा हुआ, काफ़ी झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं 3 तारीख को वहाँ गई, मैंने देखा जो उस परिवार के आंखों में जो दहशत थी, ये दहशत किसी और ने नहीं, हमारे सिस्टम ने उनके अंदर दी हुई है। वो ये नहीं बता पा रहे थे डर के वजह से कि मैडम हम अभी अपने आप को बचाएं या अपनी बेटी को न्याय दिलाएं। हम सभी ने देखा मीडिया में क्या चला, एक नैरेटिव गढ़ा गया। 14 सितंबर 2020 को उस बिटिया के साथ अपराध होता है और उसमें से जो 4 इसमें एक्यूज हैं, जो कल्प्रिट हैं, उसमें से एक कल्प्रिट का जो फादर है वो उसी चंदपा थाने में जॉब करता है। आप सोचिए, एक तो वो पीड़ित वाल्मीकि समाज से आने वाला परिवार, गरीब परिवार, जिसको समाज में इक्वलिटी नहीं दी गई, और जो एक्यूज हैं उनके परिवार के सदस्य उस चंदपा थाने में नौकरी कर रहे हैं। क्या उनकी सही से एफआईआर लिखी जाने की संभावना है? ये संभव नहीं था। जब वो बेटी के ब्रदर और मदर वहाँ पर लेकर के गए उस बेटी को, आप देखेंगे जब वो वीडियो, अगर सभी ने देखा, हम सब लोग उस घटना से वाकिफ़ हैं,
जमीन में फर्श पर उस बेटी को लिटाया गया है। कांस्टेबल खड़े होकर के वहाँ पर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और वो बेटी बोल रही है कि ज़बरदस्ती की गई, और अगर हमने ज़बरदस्ती से अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई, गला दबा दिया। जिस थाने में वो पीड़िता ये बात बता रही है, फिर क्यों एफआईआर में धारा 376 नहीं लगाई गई? और आप परिवार पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है। कंपनसेशन के लिए उन्होंने झूठी एफआईआर कराई है। कितना आप बदनाम करोगे? एक तो आपने पहले से इतना भेदभाव कर रखा है। माना कि हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप समिति बनाई, पूरे संविधान को बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया, लेकिन सच ये है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। राजनीतिक लड़ाई में हम पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे तो कभी कभी महसूस होता है कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, अभी भी कठपुतली बना हुआ है सिस्टम का, क्योंकि ये सिस्टम वाकई में हमें नचा रहा है, हमें अपने अनुसार चला रहा है। तो ये सामाजिक जो लड़ाई, उसी का नतीजा है कि हम निचले स्तर पर जहाँ पर समाज में बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होंगे, हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार होंगे, तो उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारी जो मैम बोल रही थी, प्रोफेसर, उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि अगर किसी भी क्राइम में, किसी भी अपराध में SC एक्ट लगा है, इमीडिएटली आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया उस सेक्शन का भी कि पहले उसमें इंक्वायरी की जाएगी, पहले ये प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम जुडिशरी में भी नहीं हैं, हम हालांकि इस सिस्टम में के खुद पार्ट हैं, हम एडवोकेट हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो कानूनों का आप निर्वचन करते हैं, हमारे पार्लियामेंट में बने स्ट्रॉन्ग कानून को आप निर्वचन के द्वारा कमज़ोर कर देते हैं। और वही SC ST एक्ट के साथ हुआ कि पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद अरेस्टिंग होगी। जो इसमें मेन एक्यूज है लड़का संदीप सिंह, उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को होती है, ना कि 14 तारीख को, जबकि 14 तारीख को वो पीड़िता थाने में बोल रही है, पहली बार अपनी माँ को, अपने भाई को बता रही है। क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? धारा 307 भी लगी हुई है, SC ST एक्ट भी लगा हुआ। उसके बाद मीडिया में जो चीज़ें चली हैं कि करीब 1 सप्ताह बाद उसने, पीड़िता ने बताया कि गैंग रेप हुआ। चूँकि मैं इस केस को फाइट कर रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, उस बेटी ने 15 तारीख की रात को ही, जब वो पूरी तरीके से होश में आई, अपनी माँ को ये बात बताई कि मेरे साथ इन 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है और मुझे जान से मारने की कोशिश की है। 16 तारीख को ही, मात्र 2 दिन बाद, बिटिया के पिता जाते हैं थाने में, एसओ के यहाँ पर, CO के यहाँ पर, और थाने चंदपा में अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके दे करके आते हैं लड़कों के नाम। लेकिन 22 तारीख तक उस बेटी का कोई बयान लेने भी नहीं जाता। नेग्लिजेंसी आपकी तरफ से, सिस्टम पूरा नेग्लिजेंसी दिखा रहा है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, क्योंकि इस देश में कास्ट, क्लास सब मैटर करता है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं स्टेटमेंट लिया। लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगी कि हमारा कानून ही हमें न्याय नहीं दिलाता है। जब तक हमारे सामाजिक आंदोलन एकजुट होकर के स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े नहीं होंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है लड़ाई लड़ना। हमें किसी से कुछ छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इक्वल अधिकार हमारा है, और हमसे जो छीना गया उसको हम वापस भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब हमें अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे नहीं। अब हम अपना शोषण नहीं चाहते हैं, और वही डिग्निटी की लड़ाई हम अपनी मनीषा के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके बाद मैं इसी बात को आगे फर्दर करना चाहती हूँ कि जब 22 तारीख को और आंदोलन खड़े हुए, कुछ समाज के लोग, कुछ लोग मिलने जाने लगे, मीडिया में मैटर हाईलाइट हुआ। उसके बाद क्या कहा जाने लगा, माता ने और भाई ने ही बेटी को मार दिया। ऑनर किलिंग का जो एक्यूज्ड हैं चारों, उनमें से उनका एक जो लड़के का फादर है, थाने में काम कर रहा है। क्या उसको ये लास्ट सितंबर तक ये बात नहीं पता थी
चूंकि ये लोगों को पता चल गया कि आंदोलन खड़ा हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, अब ये चीज़ें फ्रंट पर आ गई हैं, तो एक नैरेटिव गढ़ा ऑनर किलिंग का, और उस बिटिया का जो चरित्र हनन मीडिया में किया गया, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धब्बा ये लगा रहे थे अपने देश पर, जो कि बाद में क्लियर भी होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आज के दिन हमारी मनीषा को रात के समय में जला दिया गया था। मैं आज गुड़िया को, उस बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूँगी, क्योंकि उन चारों अपराधियों को जब तक मैं सज़ा नहीं दिला दूँगी, मेरे लिए भी समस्या है। मैं डिस्कस करना चाहूँगी कोर्ट रूम में 5 मार्च 2021 को जब पहली बार पीड़िता के भाई का बयान होना था, हम अपनी टीम के साथ दिल्ली से जाते हैं केस को अटेंड करने के लिए। एक वकील आता है और एक पेपर देता है जज साहब को, SC/ST एक्ट की स्पेशल कोर्ट है, पेपर देता है कि ये सीमा कुशबा इसमें वकील नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रोजिक्यूशन का केस है। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा कानून पढ़ के आए होते तो शायद ये सवाल नहीं करते। अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला एरोगेंस अपने पास रखो। तो उसका ईगो हर्ट किया, मैं देख लूँगा। मैंने कहा SC/ST एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई भी विक्टिम है वो अपना प्राइवेट काउंसिल रख सकता है, और हमारा ये राइट है कि मैं ये ड्यूटी निभाऊं, और इस व्यक्ति का ये राइट है कि ये अपने राइट का उपयोग करके मुझे काउंसिल बनाए। तो जब उसका ये ईगो हर्ट किया, चिल्ला करके झुंझला करके चला गया। उसका नाम है तरुण हरीश शर्मा, शराब पी करके घूमता रहता है वहाँ पर। बाद में मुझे पता चला। उसके बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई 10-15 मिनट के लिए। जज साहब ने मैटर को एडजर्न किया सुनवाई को। उसके बाद फिर से सुनवाई जब शुरू होती है तो 20 मिनट बाद उस व्यक्ति का फादर आता है और कहता है कौन सीमा है, अपनी सीमा में रहें, दायरे में रहें, मैं देख लूँगा। दिल्ली का वकील हाथरस में केस नहीं लड़ सकता। मैंने कहा मैं दिल्ली की नहीं, अपने देश की नागरिक हूँ, और तुम कौन हो रोकने वाले। जब मैंने उसको ये जवाब दिया, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ भी क्या हो रहा है। जब मैंने ये जवाब दिया कि तुम कौन होते हो रोकने वाले, मैं लड़ूंगी इस केस को, हाथरस में आके लड़ूंगी, लेकिन मैं जो चीज़ नोटिस कर रही थी वहाँ पर 2-3 चीज़ें नोटिस कर रही थी। क्यों उस दलित परिवार के साथ खड़ी हो? पहला सवाल, आप जूनियर एडवोकेट हो तो क्यों खड़ी हो? सीनियरिटी भी यहाँ पर बहुत हमारी कंट्री में चलता है, चाहे वो सीनियर 10 साल की वकालत 50 साल की हो गई हो, अगर कुछ नहीं आता तो सीनियर है, सैल्यूट मारो। ये मुझे लगता है यहाँ पर मेरे जितने भी यूथ बैठे हुए, मैं कहूँगी सीनियरिटी जूनियरिटी रिस्पेक्ट करो, लेकिन नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है, हम भी इक्वली डिफीट कर सकते हैं आपको, राइट। तो इन चीज़ों बातों में मत आना, नहीं तो पता चला हम सीनियर को फॉलो करते करते हमें भी बुढ़ापा आ जाएगा और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, उसको आगे बढ़ाओ और फाइट करो। उस व्यक्ति ने जब उसको लगा कि ये तो हमसे डरने वाली नहीं है, और दूसरा उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिला पैट्रियार्की माइंडसेट, कोई कैसे कर सकता है। पूरे कोर्ट रूम में सारे जेंट्स लोग थे। जब उनसे मेरी झगड़ा हुआ तो जज साहब को ये लगा कि अब इनको, और जो कंप्लेनेंट है वो बयान दे रहा है, उसको पसीना आ रहा है, वो डर रहा है, कह रहा मैडम आप छोड़ दो, आज की कार्रवाई बंद करवा दो। कैसे आप जस्टिस को प्रिवेल करोगे जहां पर वो व्यक्ति जो बयान दे रहा है वो डर में है, उसको डर लग रहा है कि आगे पता नहीं हम पूरा बयान नहीं दे पाए, उन्हीं सब के आधार पे निर्णय होना है। जज साहब को सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर करना पड़ा और उसके बाद जाकर के वो कार्रवाई करीब 5:30 बजे तक चली। अभी मैं जा रही हूँ, फिर एक दिन मुझे गाड़ी ने फॉलो किया, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर ये न्याय की लड़ाई लड़ने में मेरी जान भी चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि मेरे देश की आबादी 49% महिलाओं की ये डिग्निटी, उनकी फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता, हर चीज़ का ये सवाल है। ये देश के हमारे जो, क्या वो नागरिक नहीं हैं? आप लोग, आरफा जी ने अभी बताया है कि वहाँ हाथरस गांव में जाकर के आप देखिए, मात्र 4 घर हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं। वहाँ की आप डेमोग्राफी देखिए, गांव के गांव पूरे वहाँ पर जिस पर्टिकुलर कास्ट से वो लड़के आ रहे हैं, जो एक्यूज्ड हैं, जो कल्प्रिट हैं, वो उससे हैं। उस 4 गांव में से उनके जो परिवार, 4 जो घर हैं, उसमें से भी 2 व्यक्ति गांव छोड़ के चले गए। आपने CRPF की उनको फिजिकल सिक्योरिटी दे दी है,
उनकी मेंटल और उनकी इमोशनल सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या वो पूरी लाइफ ऐसे ही रहेंगे? इसीलिए तो हम माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से कहते हैं कि आप हाथरस में इनको घर मत दीजिए, नोएडा और दिल्ली में दीजिए ना। अगर आप उनको रिलोकेट करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी मत करिए, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी करते आए हो। दलित के नाम पर ये दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों? अगर आपने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया है, आपको लगा कुछ गलत है, तो ज़्यादा दीजिए, उतना दीजिए जितने में वो अपनी लाइफ को स्टेबल करके, उस घर में 3 छोटी बच्चियां हैं, कौन गारंटी लेगा कि उस गांव में वो रहेंगे, दोबारा उनके साथ क्राइम नहीं होगा? तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और मैं साथ में यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, एक ही बात कहेंगे, सब लोग बहुत बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है वो स्पेशली महिला सुरक्षा को लेकर ये कहूँगी कि इस स्त्रियों से भी और हमारे पुरुषों से भी, कि हमारे घर में जो अपब्रिंगिंग हम कर रहे हैं अपने बच्चों की, बेटे और बेटियों की, उसमें हम अंतर ना करें। जिस बेटी को हम अपने घर में बोलने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें इनोसेंट दिखना है, तुम्हें पतला दिखना है, तुम्हें शादी करनी है, बाप से जुबान मत लड़ाइए। ये मैं गांव की बात कर रही हूँ, शहर की भी बात कर रही हूँ। जुबान मत लड़ाइए, बाप से ससुराल जाओगी तो ऊंची आवाज़ में बात करोगी। जिस बेटी को आपने घर में नहीं बोलने दिया, आप उम्मीद करते हैं कि वो बाहर जा कर के कोई उसको छेड़ेगा, वो जवाब देगी, वो रिएक्ट करेगी। आपकी बेटी को आप पहले घर में बोलने दीजिए। अगर आपका बेटा इक्वल तरीके से बाहर निकल रहा है, जिम जा रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसको भी जाने दीजिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ उसको 10th 12th ग्रेजुएशन या मैं कहूँगी PhD भी करा दिया, तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर के बच्चों को बाहर निकालिए, उनको दुनिया देखने दीजिए, उनको खुद अपने आप से लड़ने दीजिए। सारी लड़ाई हम ही लोगों को नहीं लड़नी है। हमें अपने घर में ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ना सीखें। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो शायद मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो हम चलने वाली है लंबी 50 साल तक, वो 10-15 साल में ही फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि हमारे आपके घरों में जो बेटियां आज पढ़ रही हैं वही आगे आएंगी और वही इस समाज का निर्माण करेंगी और एक अच्छा भविष्य, अच्छा भारत बनाएंगी। और आगे मैं आप सभी लोगों को फिर से थैंक यू अदा करती हूँ कि इतना पीसफुल तरीके से आप लोगों ने सुना मुझे, और मंच पर जो हमारे सभी गेस्ट बैठे हुए हैं, और स्पेशली अभिरामी जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आप लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।